सोचो दोस्तों, क्या हो अगर एक लड़का जो कई सालों से जेल में कैद हो अचानक एक दिन बिना किसी चेतावनी के रिहा कर दिया जाए। वह खुद हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी सजा खत्म होने में अभी काफी वक्त बाकी होता है। जैसे ही वह जेल के गेट से बाहर निकलता है, उसके सामने उसका बाप खड़ा होता है, लेकिन उसके बाप के चेहरे पर खुशी नहीं होती बल्कि एक अजीब सा डर होता है। वह उससे कहता है कि उसे फौरन उसके साथ एक सीक्रेट जगह चलना होगा। लड़का समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हो रहा है, लेकिन जब उसका बाप उसे उस सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं, यह जमीन के नीचे बना हुआ एक बंकर है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि वहां सिर्फ यही लोग नहीं होते बल्कि बहुत सारे अमीर लोग भी तेजी से उस बंकर के अंदर जा रहे होते हैं। अब सवाल ये है, आखिर बाहर ऐसा क्या होने वाला है? सब लोग इतनी जल्दी बंकर के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या यह बंकर उनकी जान बचाने के लिए बनाया गया है या फिर यह किसी बहुत बड़े राज का हिस्सा है? कहानी की असली शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो सेफ्टी सूट पहने हुए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। अगले ही पल वह सामने के नजारे को देखकर दंग रह गया। चारों तरफ तबाही का ऐसा मंजर था जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। हवा में फैले हुए विकिरण का स्तर इतना ज्यादा था कि वह खतरनाक सीमा पार कर चुका था। आगे का पुल पूरी तरह से विस्फोट में टूटकर बिखर चुका था। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ कोई भी पूरा इंसान या लाश तक नहीं बची थी। एक भूमिगत बंकर में छिपे हुए बचे खुचे लोग यह सब देखकर एक साथ हैरान भी थे और राहत में भी थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब ये लोग जमीन के नीचे करीब 300 मीटर गहरे बंकर में रहकर मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने वाले थे। इस कहानी का मुख्य किरदार मैक्स आपदा से पहले एक बेहद अमीर और बेपरवाह अमीर घराने का लड़का था, लेकिन एक सड़क हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस हादसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर खुद जान बचाई थी। इसी गलती की वजह से उसे दोषी मानते हुए 5 साल की जेल की सजा मिली। जेल में मैक्स लगातार पछतावे और दर्द में जी रहा था। उसकी दौलत भी वहां उसके किसी काम नहीं आई, बल्कि वह और ज्यादा लोगों के निशाने पर आ गया। एक दिन जेल में कैदियों ने उसे एक बड़ी घूमने वाली वॉशिंग मशीन जैसी मशीन में डाल दिया। मैक्स 16 मिनट तक मौत और जिंदगी के बीच तड़पता रहा। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसे लगा कि उसकी सारी तकलीफें शायद अब खत्म हो चुकी हैं। वह जैसे एक नई जिंदगी में वापस आ गया हो। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपने ऊपर अत्याचार करने वाले कैदियों के सामने जोर से हंस पड़ा। उसका यह अजीब सा रिएक्शन देखकर कैदी भी हैरान रह गए और बाद में उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे अब उसे किसी ने परेशान करना बंद कर दिया। मैक्स ने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। वह हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करता था और खेलकूद में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगा। जल्द ही उसने जेल के अंदर भी सबका सम्मान हासिल कर लिया और धीरे धीरे वह अपने दर्द को भूलने लगा। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। जेल में तीसरे साल उसे अचानक रिहाई का नोटिस मिला। अच्छे व्यवहार के कारण उसे समय से पहले रिहा किया जा रहा था। जेल के बाकी कैदियों की तालियों और खुशी के बीच मैक्स बाहर निकल गया। जेल के बाहर उसका पिता राफा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन मैक्स का चेहरा पूरी तरह ठंडा और भावहीन था। दोनों के रिश्ते पहले ही उस हादसे के बाद टूट चुके थे। तभी आसमान में 2 लड़ाकू विमान उड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे माहौल और गंभीर हो गया। राफा ने उसे बताया कि उसने भारी पैसे और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसकी जल्दी रिहाई करवाई है। अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और उन्हें तुरंत एक गुप्त बंकर में जाना होगा। मैक्स इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह अभी अभी जेल से बाहर आया था और फिर किसी अंडरग्राउंड बंकर में नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसके पिता ने घबराते हुए बताया कि उसकी माँ और दादी पहले ही उस बंकर में पहुंच चुकी हैं और उसके मृत प्रेमिका के पिता भी वहां मौजूद हैं। ये बात सुनकर मैक्स अचानक रुक गया। उसे लगा कि अब उसे अपने पुराने पापों का सामना करना ही होगा। रास्ते में राफा ने उस बंकर के बारे में सच बताया। उसने एक बड़े अधिकारी के जरिए पता लगाया था कि कुछ अमीर लोग पहले से ही दुनिया खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने गुप्त बंकर बना लिए हैं। राफा ने अपनी लगभग पूरी संपत्ति लगाकर वहाँ एक जगह खरीदी थी और आज ही सुबह उसे सूचना मिली कि हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और सभी को तुरंत बंकर में पहुंचने का आदेश है। दोनों जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे उन्हें हवाई नियंत्रण की तरफ से चेतावनी मिली। अब साफ था कि हालात वाकई नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। बंकर की लोकेशन छिपाने के लिए उड़ान के दौरान सभी यात्रियों को आंखों पर पट्टी बांधने को कहा गया। हेलीकॉप्टर आखिरकार एक झील के बीच बने पुल पर उतरा। वहाँ से उन्हें एक लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाया गया। यह बंकर जमीन से 300 मीटर नीचे बनाया गया था। यह करीब 4 करोड़ 50 लाख साल पुरानी गुफाओं के सिस्टम पर आधारित था। यह इतना मजबूत था कि ज्यादातर परमाणु हमलों को भी झेल सकता था। इसके नीचे एक प्राकृतिक गैस का भंडार भी था जो 45 परिवारों को पूरे 10 साल तक जिंदा रख सकता था। फ्रंट डेस्क पर पहुंचते ही मैक्स और उसके पिता के सारे कम्युनिकेशन डिवाइस छीन लिए गए। कहा गया कि यह ट्रैकिंग से बचने के लिए जरूरी है। ये बंकर 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। इसका पूरा परिसर लगभग 20,000 मीटर के दायरे में फैला हुआ था। यहाँ की सुविधाएं इतनी एडवांस थीं कि लोगों के कपड़े भी लगातार रेडिएशन और हवा की गुणवत्ता को मॉनिटर
मॉनिटर कर सकते थे। पीले रंग की यूनिफॉर्म वाली टीम जो बंकर के मैनेजर के साथ काम कर रही थी, हर समय वहां रहने वाले लोगों को सेवा और सुरक्षा देने के लिए तैयार थी। जैसे ही मैक्स अंदर उस बड़े हॉल में पहुंचा जहां बाहर का नजारा बदलकर दिखाया जा सकता था, उसकी मुलाकात अपनी माँ और दादी से हो गई। लंबे समय बाद परिवार फिर से एक साथ था, लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता राफा बड़े स्क्रीन पर चल रही न्यूज को गंभीरता से देख रहे थे। रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि रूस के रक्षा मंत्री ने अचानक एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ भड़काऊ घटनाओं के जवाब में कड़ा पलटवार करने की बात कही है। इसके बाद पूरा परिवार खाने के लिए डाइनिंग एरिया में गया। वहीं अचानक उनकी मुलाकात मैक्स की मृत गर्लफ्रेंड के परिवार से हो गई। माहौल तुरंत बहुत भारी और तनावपूर्ण हो गया। मैक्स ने बहुत ईमानदारी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन लड़की के पिता गिलमोर बिल्कुल ठंडे बने रहे। उसके चेहरे पर साफ था कि वह उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सका जिसने उसकी बेटी को खो दिया था। पहले दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उस हादसे के बाद सब कुछ खत्म हो गया। गिलमोर ने अपनी नई पत्नी का परिचय भी कराया। असल में उसकी बेटी की मौत के बाद 6 महीने के अंदर ही उसकी पहली पत्नी की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। गिलमोर बाहर से काफी शांत और बातचीत करने वाला लग रहा था, लेकिन उसके दिल में दर्द अभी भी था। लेकिन उसकी नई पत्नी की बेटी एशिया इतनी शांत नहीं थी। खाने के दौरान वह खुले तौर पर मैक्स पर तंज कसने लगी। वह बार बार कहती रही कि कोई इंसान अपनी मरती हुई गर्लफ्रेंड को कैसे छोड़ सकता है। ये सुनकर मैक्स फिर से उस दर्दनाक रात को याद करने लगा, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जैसे ही माहौल और ज्यादा असहज होने लगा, बंकर का मैनेजर अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच गया। उसने सभी को एक बुरी खबर सुनाई। अटलांटिक महासागर के इलाके में युद्ध और ज्यादा बढ़ चुका था और अब सभी को लंबे समय तक बंकर में रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद उसने कुछ नए नियम भी बताए। क्योंकि बंकर में स्टाफ सीमित था, इसलिए अब वहां रहने वाले अमीर लोगों को भी छोटे मोटे काम खुद करने होंगे, जैसे खुद खाना लेना और खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करना। जो लोग पूरी जिंदगी नौकरों पर निर्भर रहे थे, उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बाहर के हालात इतने खराब थे कि कोई विरोध नहीं कर सका। रात को अपने कमरे में पहुंचकर गिलमोर अब पूरी तरह टूट चुका था। खाने के दौरान वह कई बार मैक्स पर गुस्से में हमला करने के बारे में सोच चुका था। उसकी नजर में मैक्स सिर्फ एक झूठा और अपनी बेटी का हत्यारा था। उसकी नई पत्नी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गिलमोर उस पर भी गुस्सा कर देता है। दूसरी तरफ मैक्स जिम में एशिया से मिलता है। वह नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन हमेशा नफरत में जीती रहे, इसलिए वह उसे वह फोन दिखाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के पास उस हादसे के समय था। एशिया तुरंत अपने कमरे में जाकर उस फोन को देखती है। उसमें उसकी बहन के कई ऐसे वीडियो थे जिनमें वह मैक्स के साथ खुश और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। यह देखकर एशिया के मन में थोड़ा शक पैदा होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जो इंसान उसकी बहन के साथ इतना खुश था, वह उसे कैसे छोड़ सकता है। उधर गिलमोर बार में जाकर शराब पीने लगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि हर व्यक्ति को दिन में सिर्फ 2 कप ही सीमित मात्रा में मिलेंगे। वह गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी पूरा सिस्टम अचानक हिलने लगता है। स्क्रीन झिलमिलाने लगती है और तेज अलार्म बज उठता है। घोषणा होती है कि बंकर पर हमला हुआ है और सभी लोगों को तुरंत सबसे निचले और सुरक्षित गुंबद डोम में जाना होगा। पूरा बंकर जोर जोर से हिलने लगता है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। एशिया भी भीड़ के खिलाफ जाते हुए बार की तरफ पहुंचती है, जहां उसे मैक्स और उसके पिता मिलते हैं, जो गिलमोर को सहारा देकर बाहर ला रहे होते हैं। ये देखकर उसके मन में थोड़ा बदलाव आता है और उसे लगता है कि शायद मैक्स इतना बुरा इंसान नहीं है। सभी लोग तेजी से लिफ्ट में बैठते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक खराब हो जाती है और तेजी से नीचे गिरने लगती है। सब लोग डर के मारे चीखने लगते हैं, लेकिन किस्मत से इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित डोम में पहुंच जाते हैं। वहां बड़े स्क्रीन पर दुनिया भर की खबरें दिखाई जा रही थीं। हर जगह युद्ध की स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। लगभग सभी देश इस युद्ध में शामिल हो चुके थे। लोगों का डर और तनाव अपने चरम पर था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? इसी बीच मैनेजर मंच पर आकर घोषणा करता है कि अभी अभी अटलांटिक अलायंस का दक्षिणी बेस बंकर के अंदर जब हालात और बिगड़ते जा रहे थे, तभी बाहर से चौंकाने वाली खबर आई। अटलांटिक अलायंस का दक्षिणी बेस पर परमाणु हमला हो चुका था। क्योंकि यह बंकर उस जगह के काफी करीब था, इसलिए पूरे परिसर में तेज झटके महसूस किए गए। हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। बाहर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थी। मैनेजर ने सभी लोगों से शांत रहने की अपील की और कहा कि यह बंकर अभी भी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन जैसे ही वह यह बात कह रहा था, बड़े स्क्रीन पर एक के बाद एक परमाणु विस्फोट के बाद उठे हुए विशाल मशरूम बादल दिखाई देने लगे। कुछ ही पलों में सभी संचार सिस्टम बंद होने लगे और बाहर का बड़ा पुल भी धमाके की लहर से पूरी तरह तबाह हो गया। एक तेज धमाके के साथ पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। मैनेजर घबरा कर कहता है कि उसे तुरंत कंट्रोल सेंटर जाना होगा। अंदर मौजूद अमीर लोग डर और बेचैनी में आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने यह बंकर इसलिए चुना था ताकि वे परमाणु युद्ध से बच सकें, लेकिन अब वही डर उनकी आंखों के सामने था। इसी बीच जब दुनिया पूरी तरह खत्म होती हुई लग रही थी, राफा ने एक बड़ा राज बताने का फैसला किया। असल में मैक्स
मैक्स ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर नहीं भागा था। उसने तुरंत अपने पिता को मदद के लिए फोन किया था। राफा तुरंत मौके पर पहुंच गया था, लेकिन अपने नशे में डूबे बेटे को बचाने के लिए उसने उसे जंगल में छुपने के लिए मजबूर किया। उसका मकसद था कि वह किसी तरह अपने बेटे का नाम साफ कर सके। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के समय राफा से अपनी अंतरात्मा का बोझ सहन नहीं हुआ और उसने सच सबके सामने बता दिया। वह झूठ के सहारे अपने बेटे को बचाना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैक्स को 5 साल की सजा हुई। यह सच्चाई सुनकर दोनों परिवार हिल गए। दादी गुस्से में अपने दामाद पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी वजह से उनका बच्चा 3 साल बेकार जेल में रहा। लेकिन दूसरी तरफ मैक्स की माँ अपने पति के साथ खड़ी रही। उसका मानना था कि राफा ने जो किया वह उसके बेटे के सुधार के लिए सही था। इसी समय मैनेजर ने फिर एक नई घोषणा की। उसने बताया कि बाहरी संपर्क के लिए लगाया गया एंटीना सिस्टम खराब हो गया है और उसे ठीक करने के लिए बाहर जाना जरूरी है और बाहर की असली स्थिति जानने के लिए वह लाइव फीड शुरू करेगा। थोड़ी देर बाद सुरक्षा प्रमुख और उसका एक साथी सुरक्षा सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। भारी दरवाजा खोलते ही जो दृश्य सामने आया वह किसी डरावने सपने जैसा था। हर तरफ राख और धूल उड़ रही थी और हवा में विकिरण का स्तर बेहद खतरनाक था। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। कैमरे में जब जली हुई लाशें दिखाई दी तो अंदर बैठे सभी लोग डर से कांप उठे। उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक तबाही बाहर हो चुकी थी। इसी बीच निगरानी टीम ने चेतावनी दी कि तापमान और रेडिएशन दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों कर्मचारियों ने जल्दी से एंटीना लगाने की कोशिश की, लेकिन हालात बहुत खराब थे। इसी दौरान एक कर्मचारी का हाथ गर्म धातु से चिपक गया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसने किसी तरह अपने दस्ताने को काटकर हाथ छुड़ाया। अब काम पूरा करना नामुमकिन हो चुका था। मैनेजर ने तुरंत उन्हें वापस बुला लिया। सभी शुद्धिकरण और डिकॉन्टेमिनेशन प्रक्रिया के बाद दोनों अंदर वापस आ गए, लेकिन उनके दस्ताने टूट चुके थे, जिसका मतलब था कि वे भारी विकिरण के संपर्क में आ चुके थे। लाइव कैमरा अचानक बंद कर दिया गया। अब बचे हुए सभी अमीर लोग और भी ज्यादा डर गए थे। मैनेजर ने बस कुछ सामान्य शब्दों में उन्हें शांत करने की कोशिश की और वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह एक सीक्रेट दरवाजे से अंदर गया, उसका पूरा व्यवहार बदल गया। उसके चेहरे की घबराहट गायब हो चुकी थी। अंदर मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और तभी एक बड़ा सच सामने आता है। ये सब एक सुनियोजित धोखा था। असल में यह पूरा अंतिम दुनिया वाला सीन एक फर्जी प्लान था। लेकिन सवाल यह था कि इसका मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ अमीर लोगों से पैसे ठगने का खेल था या फिर यह मानव स्वभाव को परखने का एक खतरनाक प्रयोग था? इन लोगों की नजर में दुनिया कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल सच कुछ और ही था। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड नटाया ने यह योजना 7 साल पहले शुरू की थी। उसका सबसे बड़ा मकसद था अमीर लोगों को यह विश्वास दिलाना कि दुनिया सच में खत्म हो रही है। जैसे ही दुनिया में कहीं भी तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनती, यही लोग अपना खेल शुरू कर देते। वे जानबूझकर सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बनाते और हेलीकॉप्टर उड़ान से पहले झूठे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आदेश भेजते। असल में जिस पल से इन अमीर लोगों को फोन आया था, उसी पल से जो कुछ भी उन्होंने देखा, सुना और महसूस किया, ये पूरा धोखे का खेल पूरी तरह नटाया की टीम के कंट्रोल में था। जो खबरें बड़े स्क्रीन पर दिखाई जा रही थीं, जिनमें युद्ध और हालात बिगड़ने की बातें थीं, वो भी पहले से तैयार किया गया फेक कंटेंट था। टीम का असली मकसद धीरे धीरे इन अमीर लोगों को यह यकीन दिलाना था कि सच में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इस अंतिम दुनिया के भ्रम को और असली दिखाने के लिए सबसे बड़ा खेल तैयार किया गया था, बंकर पर हमला होने का सीन। असल में यह बंकर जमीन के नीचे कोई प्राकृतिक गुफा नहीं था, बल्कि एक बड़े मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पर बना हुआ सेट था, जो जरूरत पड़ने पर हिल सकता था, हिला सकता था और अपनी जगह से थोड़ा बहुत मूव भी कर सकता था। इसके अलावा नटाया की टीम ने बहुत सारे साउंड इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट पहले से तैयार कर रखे थे और जब इन्हें सही समय पर चलाया गया तो सब कुछ बिल्कुल असली लगने लगा। अफरा तफरी बढ़ाने के लिए बंकर की दरारों से बड़ी मात्रा में धूल और राख जैसी चीजें छोड़ी गईं। यहाँ तक कि लिफ्ट गिरने का पूरा सीन भी एक्टिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया था। इसका मकसद सिर्फ एक था, लोगों को यह महसूस कराना कि उनकी मौत बिल्कुल करीब है। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, लोगों की मानसिक स्थिति टूटने लगी और तभी वर्ल्ड एंड यानी दुनिया खत्म होने का असली शो शुरू किया गया। जो न्यूज वे देख रहे थे वो असल में एक नकली फिल्म थी जिसे रियल न्यूज जैसा दिखाया गया था। परमाणु धमाकों के सीन को बनाने में लगभग 2 साल की मेहनत लगी थी और जो सुरक्षा टीम बाहर जाकर एंटीना ठीक कर रही थी, वह भी असल में एक अलग लोकेशन पर बनाया गया सेट था। उसमें दिखाया गया जलते हुए धातु से दस्ताने चिपक जाने वाला सीन खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि किसी को शक न रहे और यही चीज आखिरी भरोसे को भी तोड़ देती है। अब धीरे धीरे सभी अमीर लोग यह मानने लगते हैं कि वे सच में दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान हैं। उनके लिए अब यह बंकर ही पूरी दुनिया बन चुका था। लगातार डर और बंद माहौल की वजह से लोग मानसिक रूप से टूटने लगे। कुछ लोग सोचते थे कि मानवता खत्म हो जाएगी तो कुछ नए सिरे से दुनिया बनाने की बातें करने लगे। इसी माहौल में एक बड़ा हादसा हो गया। एक महिला
महिला जो पहले से बहुत ज्यादा एंजाइटी से जूझ रही थी। उसने बाथरूम में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन एशिया ने समय रहते उसे बचा लिया और डॉक्टर को बुला लिया। बंकर की महिला। डॉक्टर को भी अब इस पूरे खेल पर शक होने लगा था। उसका कहना था कि इस तरह का झूठ कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ सकता है, लेकिन नटाया की टीम इससे बिल्कुल परेशान नहीं थी। उनका अगला कदम और भी खतरनाक था। वे अब सबूत बनाने वाले थे, ऐसे सबूत जिन्हें कोई झूठ नहीं कह सकता था। योजना के तहत मेडिकल टीम को आदेश दिया गया कि सुरक्षा प्रमुख के शरीर पर रेडिएशन बर्न जैसे निशान बनाए जाएं, ताकि वह सच में विकिरण का शिकार लगे। कुछ ही समय बाद कुछ लोगों को खास तौर पर बुलाया गया। उनमें गिलमोर की नई पत्नी मिमी भी शामिल थी। उनका ब्लड ग्रुप उसी सुरक्षा प्रमुख से मैच करता था, इसीलिए उन्हें पास रखा गया। नटाया ने पूरी योजना के तहत ऑपरेशन रूम को ब्लड टेस्ट रूम के पास रखा था। जब मिमी ने शीशे से देखा कि सुरक्षा अधिकारी की त्वचा बुरी तरह जली और खराब हालत में है और डॉक्टर घबराकर बातें कर रहे हैं, तो यह दृश्य उनके दिमाग पर गहरा असर डाल देता है। अब वे पूरी तरह से मानने लगते हैं कि बाहर सच में दुनिया खत्म हो चुकी है और यह खबर पूरे बंकर में फैल जाती है। चारों तरफ डर और निराशा फैल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ नटाया की टीम खुशी से तालियां बजा रही थी, जैसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा शो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। लेकिन इस पूरी टीम में एक इंसान अलग महसूस कर रहा था। वह थी महिला डॉक्टर। वह इस झूठ और लोगों की भावनाओं के साथ खेल से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने तय किया कि वह अब यहाँ और नहीं रहेगी। नटाया उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वह बाहर गई तो पूरा राज खुल सकता था, लेकिन डॉक्टर किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं थी। इसी बीच टीम का एक मेंबर जो निगरानी देख रहा था तुरंत वहाँ पहुँचता है और उसे शांत करने के लिए दवाइयाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और दवाइयाँ गिरा देती है। गुस्से में आकर वह आदमी उसे जोर से धक्का देता है और डॉक्टर संतुलन खोकर गलियारे से नीचे गिर जाती है। अंदर का माहौल अचानक फिर से डर और अफरा तफरी में बदल जाता है। इसके बाद मैनेजर सभी लोगों के सामने घोषणा करता है कि सुरक्षा प्रमुख की रेडिएशन की चोटों की वजह से मौत हो चुकी है और साथ ही यह भी बताया जाता है कि महिला डॉक्टर ने अपने साथी को बचा न पाने के कारण भारी मानसिक तनाव में आत्महत्या कर ली। इस दुखद माहौल का फायदा उठाकर नटाया तुरंत नए नियम लागू कर देती है। अब बंकर की स्थिति अस्थायी लॉकडाउन से बदलकर अनिश्चितकालीन लॉकडाउन कर दी जाती है और खाने पीने की सभी चीजों पर और भी सख्त राशनिंग लागू कर दी जाती है। दूसरी तरफ अमीर व्यापारी गिलमोर अपने कमरे में वापस जाता है। उसकी जवान पत्नी उसे साथ नहाने के लिए बुलाती है और दोनों एक निजी और आराम के पल में खो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि नटाया की टीम उन्हें हर समय कैमरों से देख रही है। नटाया मन ही मन मुस्कुराती है। उसके दिमाग में गिलमोर की पूरी जिंदगी और उसकी संपत्ति की तस्वीरें घूम रही होती हैं। गिलमोर देश के सबसे बड़े अमीरों में से एक है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, शिपिंग और कई बड़े बिजनेस हैं। वह लगभग 64 कंपनियों को संभालता है जो 40 से ज्यादा देशों में फैली हुई हैं। नटाया पहले से ही इस टॉप लेवल अमीर व्यक्ति को निशाना बना चुकी थी। उसके हिसाब से यहाँ मौजूद सभी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी उसकी संपत्ति के एक छोटे हिस्से तक नहीं पहुँच सके। नटाया का असली मकसद सिर्फ ऐसा कमाना नहीं था, वह इस पूरी सिस्टम को तोड़ना चाहती थी ताकि उसकी टीम के लोग भी करोड़पति बन सकें। और अब जब उसने अमीर लोगों को यह विश्वास दिला दिया था कि दुनिया खत्म हो चुकी है, तो अगला कदम था उनकी संपत्ति पर कब्जा करना। इसके लिए उन्होंने एक बहुत चालाक योजना बनाई थी। जब सभी अमीर लोग बंकर में आए थे तभी उनके मोबाइल फोन ले लिए गए थे। ऊपर से कहा गया था कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में इन फोनों का इस्तेमाल ही सबसे बड़ा हथियार था। आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वे इन अमीरों के अकाउंट, मैसेज और सोशल मीडिया सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। वे लगातार उनकी जगह पोस्ट और रिप्लाई भी कर सकते थे। धीरे धीरे वे इन लोगों की बोलने की शैली, आदतें और व्यवहार तक कॉपी कर रहे थे ताकि बाहर किसी को शक न हो कि ये लोग गायब हैं। नटाया की योजना थी कि बाहर की दुनिया को यह दिखाया जाए कि ये अमीर लोग कहीं छुट्टियों पर गए हैं, ताकि कोई भी तुरंत पुलिस में शिकायत न कर सके। लेकिन यह सिर्फ शुरुआती कदम था। असल मकसद धीरे धीरे इन लोगों की पूरी संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेना था। उनका पहला बड़ा निशाना गिलमोर ही था, इसलिए उसकी हर हरकत पर खास नजर रखी जा रही थी। लेकिन गिलमोर के एक भरोसेमंद सहायक को उस पर शक होने लगा है। वह उसे बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वे दोनों पुराने कॉलेज के दोस्त थे। उधर एआई के जरिए गिलमोर की नकली पहचान बहुत ही सही तरीके से बात कर रही थी और किसी भी सवाल को टाल रही थी। दूसरी तरफ राफा और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है और राफा गुस्से में बेकाबू हो जाता है। वह डाइनिंग हॉल में जाकर अजीब तरीके से खाना खाने लगता है, जैसे वह खुद पर काबू खो चुका हो। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। तभी मैक्स बीच में आ जाता है और अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। जब गार्ड नहीं रुकता तो मैक्स अपनी जेल में सीखी हुई लड़ाई की कला का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में उसे गिरा देता है। इसके बाद और गार्ड आ जाते हैं और बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन नटाया तुरंत आदेश देती है कि सभी लोग रुक जाएं और स्थिति शांत की जाए।
हालांकि वह गार्ड अपनी बेइज्जती महसूस करता है और रात में अकेले मैक्स को ढूंढता है। वह उससे अपना जब्त किया हुआ डंडा वापस मांगता है। मैक्स इस उकसावे को नजरअंदाज नहीं करता और फिर से उससे भिड़ जाता है। इस बार भी वह लड़ाई में भारी पड़ता है, लेकिन गार्ड गुस्से में एक धातु की बोतल उठाकर उस पर हमला कर देता है। शोर बढ़ने पर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। मैक्स एक जोरदार अपरकट मारकर उसे गिरा देता है और उसी दौरान किसी का ध्यान नहीं जाता कि उसका ईयर पीस गिर गया है। गार्ड बेहोश हो चुका होता है और उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहां कोई असली डॉक्टर नहीं था। महिला डॉक्टर पहले ही मर चुकी थी और बाकी स्टाफ को सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग थी। गंभीर चोट होने की वजह से मरीज को अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन अगर उसे बाहर ले जाया गया तो नटाया का पूरा झूठ खुल सकता था। और इसी तनाव के बीच सभी लोग एक बार फिर उलझन में फंस जाते हैं। एशिया को मैक्स के हाथ की चोट का इलाज करते हुए देखा गया। असल में वह लड़की 5 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ चुकी थी और उसके पास कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी अनुभव था। इस वजह से उसकी मेडिकल जानकारी बंकर के बाकी नर्सों से काफी बेहतर थी। कुछ ही देर बाद उसे मेडिकल रूम में बुला लिया गया। जब उसने बेहोश पड़े सुरक्षा गार्ड को देखा तो उसने साहस के साथ बताया कि यह ब्रेन डैमेज का केस नहीं है, बल्कि यह ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ बेहोशी हाइपोक्सिया का मामला है। उसने तुरंत सही दवा का इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे वह गार्ड होश में आने लगा। होश में आने के बाद गार्ड ने एशिया को ऐसे देखा जैसे वह कोई फरिश्ता हो। उसकी जान बचाने की वजह से एशिया की बहुत तारीफ हुई और सिर्फ वही नहीं बल्कि इस घटना से मैक्स को भी बड़ी सजा मिलने से बचा लिया गया। अगर यहाँ किसी की मौत हो जाती तो नटाया उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करती और जेल भेज देती। लेकिन मैक्स का ध्यान एक और चीज पर था। वह पूरी घटना को लेकर कुछ अलग ही सोच रहा था। इसी बीच नटाया कुछ नहीं बोलती और मैक्स से उसका इलेक्ट्रिक स्टनर टेजर छीन लेती है। यह उसके पिछले व्यवहार की सजा भी थी और एक चेतावनी भी। नटाया जानती थी कि इंसान लंबे समय तक एक ही जगह बंद रहकर नहीं रह सकता। उन्हें लगातार नए नए ड्रामा और तनाव की जरूरत होती है, वरना वे शक करने लगते हैं। इसी बार एक नया सीन तैयार किया गया। एक कमरा बनाया गया जो जमीन के सबसे करीब था और वहाँ एक कम्युनिकेशन रूम सेट किया गया। वहाँ लोगों को रेडियो के जरिए बाहर की दुनिया के सिग्नल सुनने दिए गए। शुरुआत में कुछ भी नहीं मिलता और सभी मान लेते हैं कि बाहर कोई बचा ही नहीं है, लेकिन अचानक रेडियो पर एक इमरजेंसी सिग्नल पकड़ा जाता है। एक प्राइवेट जेट का ईंधन खत्म होने वाला था और वह किसी देश के युद्धपोत पर लैंड करने की अनुमति मांग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से उसे ठंडे अंदाज में मना कर दिया जाता है। रेडियो रूम में मौजूद लोग इस पूरे ड्रामे को सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें फिर से यकीन होने लगता है कि दुनिया सच में खत्म हो चुकी है। यह सब असल में नटाया टीम का ही बनाया हुआ एक और नकली लाइव इवेंट था। इस पूरी कहानी का मकसद अब साफ हो चुका था। अमीर लोगों को डर और भ्रम में रखकर उनकी संपत्ति पर धीरे धीरे कब्जा करना। नटाया के सिस्टम में मौजूद AI रोशन अब इतने एडवांस लेवल पर पहुंच चुका था कि वह लगभग असली इंसान जैसा व्यवहार करने लगा था। दूसरी तरफ गिलमोर का पार्टनर और असिस्टेंट जेसन को अब शक होने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका बॉस अचानक इतना बदल क्यों गया है। कुछ समय पहले जिस टेक कंपनी का अधिग्रहण एक्विजिशन लगभग फाइनल था, अब गिलमोर अचानक विदेश में वेकेशन पर चला गया था और वापस आने से इनकार कर रहा था। ये बात जेसन को और ज्यादा संदिग्ध लगती है और वह जल्दबाजी में कुछ कोड्स और डेटा सिस्टम में डाल देता है। इस अचानक एक्टिविटी से सभी लोग चौंक जाते हैं और नटाया की टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है। नटाया की टीम उस कोड के मतलब को समझ नहीं पा रही थी। वे लगातार सिस्टम में खोज कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। गिलमोर की मृत बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया। बेटी और गिलमोर के पुराने चैट्स और बातचीत को पढ़कर आखिरकार एक अहम सुराग मिला। जेसन जिस कोड का जिक्र कर रहा था वह एक पासवर्ड जैसा शब्द था, पिसेमा। यह जानकारी मिलते ही AI सिस्टम ने तुरंत कॉल बैक किया और स्थिति को कुछ समय के लिए संभाल लिया। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। अब सबसे बड़ी समस्या सामने आई। गिलमोर के सारे जरूरी दस्तावेज उसके घर के सेफ तिजोरी में बंद थे। जेसन के पास अधिकार तो था कि वह साइन कर सकता था, लेकिन बिना पासवर्ड के वह तिजोरी खोल ही नहीं सकता था और यही काम सबसे कठिन था। उधर मैक्स बास्केटबॉल कोर्ट में आराम कर रहा था। तभी उसे अचानक एक ब्लूटूथ ईयरबड मिला जो पहले घायल गार्ड का था। जिज्ञासा में उसने उसे कान में लगा लिया और तभी उसे अपने पिता की आवाज एक बार में किसी और से मजाक करते हुए सुनाई दी। निगरानी रूम में बैठे लोग तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो रही है और उन्होंने तुरंत कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। साथ ही कुछ लोगों को भेजा गया ताकि वह ईयरबड वापस लिया जा सके। इन सभी अजीब घटनाओं से मैक्स का शक और भी पक्का हो गया। उसे यकीन हो गया कि वे सभी लोग हर समय निगरानी में हैं, यहाँ तक कि उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अगर कैमरे सिर्फ कुछ जगहों को ही कवर करते हैं तो फिर हर जगह होने वाली बातचीत को कैसे सुना जा रहा है। उधर गिलमोर बार में एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नई पत्नी मिमी वहाँ आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। गुस्से में वह घर लौटा है और वहाँ उसे अपनी छोटी बेटी
लड़की एशिया मोबाइल में वीडियो देखते हुए मिलती है। उसके फोन में मैक्स और उसकी बड़ी बेटी के पुराने खुशहाल वीडियो चल रहे थे। यह देखकर गिलमोर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह फोन छीन लेता है और सीधे मैक्स के कमरे में चला जाता है। वह मैक्स पर चिल्लाता है कि उसने उसकी बेटी और पूर्व पत्नी दोनों को बर्बाद कर दिया और अब वह उसकी छोटी बेटी को भी प्रभावित कर रहा है। मैक्स अपराध बोध से भरा हुआ था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और गिलमोर उसे बुरी तरह पीट देता है। लेकिन तभी मैक्स की माँ बीच में आ जाती है और गिलमोर के सिर पर फूलदान मार देती है। इससे झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मैक्स के कमरे से बाहर जाने के बाद उसकी माँ रोते हुए गिलमोर को गले लगा लेती है। पता चलता है कि दोनों के बीच लगभग 20 साल पहले से एक गुप्त रिश्ता था। दूसरी तरफ एशिया को जब पता चलता है कि उसके पिता ने मैक्स को मारा है तो वह तुरंत उससे माफी मांगने पहुंचती है। मैक्स शांत होकर कहता है कि वह किसी को दोष नहीं देता। वह मानता है कि उसने जो किया उसका परिणाम उसे भुगतना ही चाहिए। एशिया अब उसे अलग नजर से देखने लगती है। उसके दिल में मैक्स के लिए नफरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक अनजाना सा लगाव पैदा होने लगता है। उधर नटाया अब गिलमोर के सेफ का पासवर्ड निकालने की कोशिश में लग जाती है। वह बारटेंडर को योजना में शामिल करती है जो गिलमोर को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती है। कुछ ड्रिंक्स के बाद माहौल बदल जाता है और गिलमोर थोड़ा खुल जाता है। बारटेंडर बहुत चालाकी से बातचीत में पासवर्ड से जुड़ा सवाल शामिल कर देती है। गिलमोर पूरी तरह सतर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी वह पासवर्ड लिखने के बजाय उसे सिर्फ बोलकर बता देता है। एआई तुरंत उसकी बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन को एनालाइज करता है और यह अनुमान लगाता है कि यह पासवर्ड सही होने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन अब समय नहीं था जांच करने का, क्योंकि जेसन पहले ही गिलमोर के घर पहुंच चुका था। इसलिए नटाया बिना देर किए उस पासवर्ड को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। पासवर्ड सही साबित हुआ और तिजोरी सच में खुल गई। जेसन को अब अपने शक पर भरोसा नहीं रहा और वह शांत हो गया। नटाया ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने अपने डिजिटल एआई सिस्टम के जरिए जेसन को नया आदेश भेजा। उसे बैंकॉक, थाईलैंड जाना था और वहाँ एक उभरती हुई यूनिकॉर्न कंपनी को खरीदना था। उधर मैक्स लगातार कई दिनों की जांच के बाद आखिरकार यह समझ गया कि निगरानी का राज कहाँ छिपा है। वह बाथरूम से एक मेटल क्लिप उठाता है और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाता है। फिर वह अपने हाथ में पहना हुआ वह ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करता है जो उसे बंकर में आने के पहले दिन पहनाया गया था। उसे बताया गया था कि यह सिर्फ स्वास्थ्य मॉनिटर है, लेकिन अब उसे शक हो चुका था कि यह असल में एक ट्रैकिंग और सुनने वाला डिवाइस है। मैक्स लंबे समय तक कोशिश करता है, लेकिन वह ब्रेसलेट नहीं निकाल पाता। जेल में बिताए 3 सालों ने उसे इतना सिखा दिया था कि यहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर है। वह सीधे नटाया के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर वह सभी लोगों पर निगरानी और सुनवाई क्यों कर रही है। नटाया बिना इनकार किए बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब देती है। उसका कहना था कि इस तरह की स्थिति में लोग खतरनाक हो सकते हैं। कम संसाधनों में किसी भी एक गलत इंसान की वजह से पूरा बंकर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए सब पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मैक्स समझ जाता है कि यह सिर्फ बहाना है। उसी दौरान उसकी नजर एक सिग्नल एंड सिक्योरिटी मैनुअल पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक योजना बन जाती है। वह बाहर निकलते समय जानबूझकर कंप्यूटर गिरा देता है और उसी मौके पर वह किताब भी चुपचाप अपने साथ ले लेता है। जेल की जिंदगी ने उसे बाकी लोगों से अलग बना दिया था। वह आजादी को बहुत गहराई से महसूस करता था और निगरानी वाली जिंदगी से नफरत करने लगा था। इसके बाद मैक्स सीधे एशिया से मिलता है। वह उसे एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां कैमरे नहीं थे। दरवाजा बंद करते ही वह एक कागज निकालता है और एशिया से कहता है कि वह यह बात किसी को न बताए। फिर वह अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखाकर इशारा करता है कि यह डिवाइस उनकी बातें सुन सकता है। मैक्स जानबूझकर रोमांटिक और हल्की फुल्की बातें करता है ताकि बाहर वाले को लगे कि सब सामान्य है, लेकिन असली संदेश उस कागज पर लिखा होता है। उसमें लिखा था कि वह इस पूरे सिस्टम को हैक करके बंकर से बाहर निकलने की योजना बना रहा है और उसे इसके लिए एशिया की मदद चाहिए। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और माहौल थोड़ा भावनात्मक हो जाता है। एशिया बिना ज्यादा सोचे उसकी मदद के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों मैक्स के कमरे में जाते हैं। वे कैमरे को कपड़े से ढक देते हैं और दिखावा करते हैं कि वे आराम कर रहे हैं। फिर मैक्स एक छोटा स्पीकर निकालता है और उसे ब्रेसलेट से जोड़ देता है। अब जो भी वे बोलते हैं बाहर से सिर्फ म्यूजिक और सामान्य आवाजें ही सुनाई देती हैं। निगरानी टीम कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वे सीधे अंदर घुस भी नहीं सकते थे। अब मैक्स एशिया को और भी गहरे राज बताता है। उसे पता चला था कि इस बंकर में कोई असली सेफ एग्जिट या सीढ़ी ही नहीं है, जो कि किसी भी असली इमरजेंसी डिजाइन के खिलाफ था। जांच के दौरान उसे एक छुपा हुआ संकेत मिला था जिससे पता चला कि असली आपातकालीन सीढ़ी ऊपर छत में छिपी हुई है। अब मैक्स ने पूरी तरह एक प्लान बना लिया था। वह निगरानी के ब्लाइंड स्पॉट में जाकर सिस्टम की केबल काट कर उसे शॉर्ट सर्किट करना चाहता था। उसका मकसद था कि सिस्टम खुद को बचाने के लिए रीस्टार्ट हो जाए और कुछ समय के लिए सारे कैमरे बंद हो जाएं और इसी अराजकता का फायदा उठाकर वे बंकर से बाहर निकल सकें। मैक्स ने मौका देखते हुए सुरक्षा सीढ़ियों, सेफ्टी एग्जिट से बंकर से बाहर निकलने की योजना बनाई। हालांकि यह प्लान सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन इसे लागू करना बिल्कुल
बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोनों को पहले यह पूरी तरह से टेस्ट करना था कि यह सच में काम करेगा या नहीं। उधर कंट्रोल रूम में नटाया ने मैक्स की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा फोकस अब गिलमोर के असिस्टेंट जेसन पर था। नटाया ने जिस कंपनी को टारगेट किया था उसे पहले से ही बहुत आकर्षक और प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए सेट किया गया था। यहाँ तक कि 3 साल पहले से ही उसके नाम पर फर्जी टैक्स फाइलिंग भी की जा रही थी ताकि सब कुछ असली लगे। जेसन जब गिलमोर के ऑर्डर पर उस कंपनी को खरीदने के लिए थाईलैंड पहुंचा तो उसे हर चीज बहुत एक्साइटिंग और अलग लगी। लेकिन यह सब नटाया का बनाया हुआ झूठा माहौल था ताकि वह आसानी से फंस जाए। जब डील शुरू हुई तो जेसन को बताया गया कि किसी और ने उससे ज्यादा कीमत ऑफर कर दी है। ये सुनकर वह परेशान हो गया और उसने साफ कहा कि शायद इस डील को छोड़ देना चाहिए। नटाया तुरंत घबरा गई और डिजिटल एआई के जरिए गिलमोर की आवाज में उसे समझाने लगी कि वह दोबारा सोच ले। इसी बीच बंकर में मैक्स और एशिया अपना प्लान आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कैमरा और माइक्रोफोन को ढक दिया और दीवार में एक छोटा सा छेद किया। उसके अंदर उन्हें एक छुपी हुई वायरिंग मिली जिसे उन्होंने काट दिया। फिर उन्होंने उन तारों को इस तरह जोड़ा कि पूरा सिस्टम कुछ समय के लिए शॉर्ट सर्किट होकर रीस्टार्ट हो जाए। कुछ ही सेकंड बाद पूरा सिस्टम रिब्यूट हो गया और इसी के साथ एआई, रोशन और गिलमोर की कम्युनिकेशन भी बंद हो गई। स्क्रीन पर सिस्टम क्रैश का साइन दिखा। नटाया की टीम तुरंत जांच में लग गई लेकिन उन्हें कोई खराबी नहीं मिली क्योंकि मैक्स ने चालाकी से उन तारों को फिर से जोड़ दिया था ताकि कोई सबूत न मिले। उसने टाइम नोट किया। पूरा सिस्टम सिर्फ 2 मिनट 45 सेकंड के लिए डाउन था। हालांकि यह समय कम था लेकिन उनके लिए इतना काफी था कि वे बहुत कुछ कर सकें। उधर नटाया ने जेसन को और फंसाने के लिए एक नई चाल चली। उसने एक खूबसूरत लड़की भेजी जिसने उसे एक बार में फंसा लिया। वह बार पूरी तरह से एक्टर्स से भरा हुआ था सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए। जेसन पूरी तरह उस जाल में फंस गया। अगली सुबह वह लड़की उससे अलविदा लेते हुए अपना नंबर भी दे देती है और ठीक उसी समय नटाया गिलमोर की आवाज में उसे कंपनी को हर हाल में खरीदने का आदेश देती है। जब जेसन फिर से डील करने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पूरे ऑफिस का एयर कंडीशनिंग बंद है। यह भी नटाया की एक चाल थी ताकि वह जल्दी से फैसला करे। गर्मी, तनाव और पिछली रात की शराब, इन सब की वजह से जेसन का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और वह बिना पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही साइन कर देता है। इसी दौरान बंकर में मैक्स और एशिया एक और खतरनाक कदम उठाते हैं। वे स्टोर रूम से मिले सामान से एक पानी गर्म करने वाली केतली को अस्थायी बम जैसा डिवाइस बना लेते हैं। वे फिर से दीवार में छेद करते हैं और अगला सिस्टम पॉइंट तैयार करते हैं। उधर जेसन पेमेंट ट्रांसफर कर रहा होता है और नटाया पूरी स्क्रीन पर नजर रख रही होती है। लेकिन तभी अचानक बंकर का सिस्टम फिर से फेल हो जाता है और इस बार नटाया के पास कुछ भी देखने का समय नहीं होता। उसकी पूरी नजर सिर्फ बैंक अकाउंट और पैसे के ट्रांसफर पर टिकी रहती है। अंत में जब 9 अरब 9 बिलियन की नेट डील कंफर्म हो जाती है तो नटाया की पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। इतने दिनों की मेहनत आखिरकार सफल हो जाती है। लेकिन इसी दौरान बंकर में मैक्स और एशिया को मिले छोटे से सिस्टम फेलियर का फायदा मिल जाता है। वे पहले से तैयार किए गए मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक केतली डिवाइस को बिजली वाले कमरे में रख देते हैं। जैसे जैसे उसमें कॉइल गर्म होती जाती है वह धीरे धीरे एक टाइम बम जैसा काम करने लगती है। इसके बाद दोनों आग बुझाने वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करके और ज्यादा अफरा तफरी मचा देते हैं। उधर नटाया अभी भी 9 अरब की सफलता में खुश थी। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरा बंकर एक झटके में अंधेरे में डूब जाता है। अलार्म बजने लगता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इसी अराजकता के बीच मैक्स जल्दी से छुपी हुई सुरक्षा सीढ़ी नीचे लाता है और बिना देर किए वह ऊपर चढ़ने लगता है। उसे लगता है कि अब जीत करीब है। दूसरी तरफ एशिया जल्दी से अपने कमरे में वापस जाती है और सबूत मिटाने के लिए फिर से तारों को जोड़ देती है ताकि कोई शक न रहे। उधर जेसन पहले ही प्राइवेट जेट में बैठकर बैंकॉक से निकल रहा था लेकिन रास्ते में उसे एक बिलबोर्ड पर वही आदमी दिखता है जो पिछली रात क्लब में था। यह देखकर उसे शक होने लगता है। वह तुरंत लड़की का सोशल मीडिया खोलता है लेकिन उसका अकाउंट अब गायब था। फिर वह उस बार के बारे में ऑनलाइन खोजता है लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। अब जेसन को समझ आने लगता है कि वह एक बड़े धोखे का शिकार हो चुका है। वह तुरंत विमान को वापस बैंकॉक मोड़ने का आदेश देता है लेकिन जब वह कंपनी ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ सब खाली पड़ा था। न बार था न कंपनी का कोई नाम, सब गायब हो चुका था। अब जेसन गिलमोर से सच जानने की कोशिश करता है। वह एक ऐसा सवाल पूछता है जो सिर्फ असली गिलमोर ही जान सकता था, उसका कॉलेज वाला पुराना निकनेम, लेकिन जवाब नहीं आता। अब उसे साफ हो जाता है कि स्क्रीन पर दिख रहा गिलमोर असली नहीं है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है लेकिन तभी वही लड़की और एक आदमी अचानक उस पर हमला कर देते हैं और दिन दहाड़े जेसन को मार दिया जाता है। इधर मैक्स अब बंकर के सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। वह एक गार्ड को बेहोश करके उसके एक्सेस कार्ड से सभी दरवाजे खोल देता है। फिर वह सुरक्षा सूट पहनकर एशिया को फोन करता है और आखिरी बार उससे बात करता है। यह एक तरह का अलविदा था। फोन रखने के बाद मैक्स भारी सुरक्षा हेलमेट पहन लेता है और जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है उसे बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई देता है। वह अब भी नहीं जानता था कि दुनिया खत्म हो चुकी है। वाली पूरी कहानी सिर्फ एक झूठ थी। फिर भी वह बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। जैसे ही
दरवाजा खुलता है, तेज और चमकदार धूप उसके चेहरे पर पड़ती है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। कोई नहीं जानता कि उस पल उसने सच में क्या देखा। शायद यह भी नटाया का ही कोई आखिरी जाल हो। यही थी अर्बन बंकर की पूरी कहानी, जिसमें अमीरों, झूठ, डर और धोखे का पूरा खेल दिखाया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और फिल्म लिपि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।